How are you? I hope that you are well. आज के इस लेक्चर में इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द सिंपल वे एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द वेरी इंटरेस्टिंग द लेसन द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. Actually, in this chapter is a very long. Actually, this chapter is a very long and interesting, but we will understand in the simple way. Don't worry. So in this lecture हम उस एरिया पर ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन इन ईजी वे. एंड टुडे इज़ इंट्रोडक्शन क्लास अबाउट दिस लेसन. स्पेशली रूप से हम लोग इस लेसन में बात करेंगे सोशलिज़म की बात करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द सोशलिज़म की बात करेंगे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सोशलिज़म, कौन थे, कार्ल मार्क्स कौन थे, रशियन रिवोल्यूशन कैसे हुआ, रिलेशन बिटवीन द फ्रेंच एंड द रशियन रिवोल्यूशन में क्या रिलेशन रहा, 1905 में रिवोल्यूशन हुआ तो किस चीज़ के लिए हुआ, फरवरी रिवोल्यूशन हुआ तो वो किस लिए हुआ, अक्टूबर में रिवोल्यूशन हुआ तो वो किस लिए हुआ, व्लादिमीर लेनिन कौन थे, जोसेफ स्टालिन कौन थे, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग इस लेसन में चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन के रूप में बात करें तो हम लोग देख रहे हैं कि जब हम रिवोल्यूशन की बात करते हैं तब हमारे माइंड में फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात याद आता है. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात याद आता है जो 1789 में स्टार्ट हुआ था और उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ा था, खास करके यूरोप पर पड़ा था. ठीक है, तो अब रही बात, इस लेसन में ये देखने की कोशिश करेंगे हम कि सबसे पहला टॉपिक जो इस लेसन में दिया हुआ है, द एज ऑफ सोशल चेंजेज. द एज ऑफ सोशल चेंजेस के बारे में दिया हुआ है. कह रहा है यहाँ पर कि आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड द इक्वालिटी वेयर डिबेटेड इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. मेरा कहने का मतलब ये है कि इट वाज द पावरफुल आइडियाज ऑफ द फ्रीडम and equality that circulated in Europe after the French Revolution, and it also opened up the possibility of the creating and dramatic changes in the way in which the society before 18th century society was broadly divided into estate. Three types of the estate in France, and societies they were under the aristocracy and church. हम लोग देखे थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ दिया. किस टाइप के आइडियाज़ दिया? तो डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ दिया. क्या चीज़ के बारे में? तो फ्रीडम के बारे में, इक्वलिटी के बारे में, फेटर्निटी के बारे में दिया. राइट. और ये आइडियाज़ जो है पूरे यूरोप में सर्कुलेट हुआ. नॉट ओनली इवन इन फ्रांस में ही नहीं हुआ, पूरे यूरोप में ये आइडिया सर्कुलेट हुआ. एंड ये आइडिया जो है इट ऑल्सो ओपन द पॉसिबिलिटी, संभावना, क्रिएटिंग एंड ड्रामेटिक चेंजेस. सोसाइटी को पूरी तरह से ये चेंज करके रख दिया. कौन? फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडिया ने. एंड बिफोर द, जैसा कि हम जान रहे हैं कि बिफोर द 18th सेंचुरी से पहले अगर बात किया जाए फ्रांस की सोसाइटी का तो 3 स्टेट में बटा हुआ था. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. और वो जो भी थर्ड स्टेट जिसको हम लोग कॉमन पीपल के नाम से जानते हैं, कॉमन स्टेट के नाम से जानते हैं, कॉमन पीपल के नाम से जानते हैं, वो इट वाज द अंडर द एरिस्टोक्रेसी, किंग के अंडर में था, चर्च के अंडर में था. राइट. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो
आइडिया था वो पूरे यूरोप को कैसे बदल दिया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में पीपल गॉट अ न्यू एंड मॉडर्न आइडियाज़ लाइक अ लिबर्टी, लाइक अ इक्वलिटी। लोगों को इंडिविजुअल राइट की कहानी समझ में आने लगी, व्यक्तिगत अधिकार, इंडिविजुअल राइट समझ में आने लगा। कब आने लगा? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहाँ पर आने लगा? तो पूरे वर्ल्ड के लोगों के जेहन में, माइंड में, ब्रेन में, दिमाग में ये चीज़ समझ में आने लगा। पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रीडम, फर्टेनिटी। लोगों को अब समझ में आने लगा कि इक्वलिटी क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, फैटर्निटी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। इस तरह के आइडियाज़ लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी। वैसे तो हम फ्रांस की बात करते हैं तो बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन सोसाइटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू ये स्टेट्स, ऑर्डर में बटा हुआ था। यूरोप में भी कुछ ऐसा ही था। सोसाइटीज़ वेर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यहाँ भी सोसाइटीज़ जो था डिफरेंट कैटेगरीज में क्या था? बटा हुआ था। लिबरल्स के रूप में कुछ सोसाइटीज़ लिबरल थे, इनका विचारधारा कुछ अलग था। रेडिकल थे, इनकी विचारधारा कुछ अलग थी। कंजर्वेटिव्स थे, इनके विचारधारा अलग थे। एंड लोगों का थॉट भी अलग थे। ओके, नाउ हम लोग का लेसन जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन की बात करता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म होता क्या है? ठीक है, सोशलिज्म क्या होता है? तो सिंपल भाषा में हम जानते हैं कि जिसमें इज़म लग जाए, ठीक है, सोशल है और इसमें इज़म लग जाए। तो जिस वर्ड में इज़म लग जाता है उसका मतलब हम लोग अभी तक यही समझते हैं कि उसका मीनिंग हो जाता है आइडियोलॉजी, एक आइडिया। तो हम कह सकते हैं कि सोशलिज्म जो है वो क्या है? इट इज़ आइडियोलॉजी है। ये क्या है? आइडियोलॉजी है। और सोशलिज्म क्या है? एक आइडियोलॉजी है, एक सिस्टम है। इन विच सिस्टम every person in the community has an equal share of the various element of the production, distribution, exchange of the resources। कह रहा है कि जो हमारा सोशलिज्म है, समाजवाद है, एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है, वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है, सोशलिज्म एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, रिसोर्सेस पर बराबर का हक होता है, बराबर का हिस्सा होता है। यानी ये इंडिविजुअल बेनिफिट्स लेने की बात ये नहीं करता है, ये बेनिफिट्स को शेयर करने की बात करता है। रिसोर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सोसाइटीज। ये सोशलिज्म जो है रिसोर्स को क्या करता है? अलग अलग सोसाइटीज में बराबर बराबर बांटने की बात करता है, किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की ये बात नहीं करता है। तो एक तरह से देखा जाए कि सोशलिज्म के आइडिया जो है, आइडियोलॉजी जो है, बहुत ही अच्छा है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है। सोशलिज्म सिस्टम में धन संपत्ति का अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है। ये पूरे समाज में बराबर बांटने की बात करता है। निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का ये विरोध करता है। कौन? सोशलिज्म। क्लियर? समझ में आ रही बात? उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद क्या हुआ यूरोप में। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द आइडियाज ऑफ द फ्रीडम एंड इक्वलिटी वेयर डिबेटेड इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th century बिटवीन द थ्री ग्रुप्स ऑफ द पीपल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में जो आइडियाज़ देखने को मिला फ्रीडम, इक्वलिटी एंड लिबर्टी का, उस पर डिबेट होना स्टार्ट हो गया। कब? 19th सेंचुरी में। और क्या है डिबेट? किसके बीच हुआ? तो थ्री ग्रुप्स ऑफ द पीपल,
के बीच में हुआ। कौन थे थ्री ग्रुप्स ऑफ द पीपल, कौन थे थ्री ग्रुप ऑफ द सोसाइटीज, उनका थॉट क्या था? तो वो लोग थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। वांटेड चेंज इन द सोसाइटी, तीनों चेंजेस चाहते थे। यूरोप की सोसाइटीज जो थी, यूरोप के तीनों सोसाइटी चेंजेस चाहती थी यूरोप में, बट मीन्स सोसाइटीज वेर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स एंड दे थॉट ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच। लेकिन ये तीनों का जो थॉट था, जो विचार था, वो अलग था। एंड नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये तीनों जो थे विचारधारा और इनके अलावे भी जो लोग थे, वो कंप्लीट रूप से एवरीवन, हर एक आदमी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते थे, चेंजेस नहीं चाहते थे सोसाइटी में। तो व्हाट वाज द थॉट ऑफ द लिबरल्स, द आइडियोलॉजी जो तीनों लोगों का, रेडिकल्स का, लिबरल्स का, कंजर्वेटिव्स का जो आइडियोलॉजी था, उनका थॉट था, क्या थॉट था, किस तरह का चेंजेस ये यूरोप में चाहते थे। ठीक है, सोशलिज्म का जब डिफिनेशन वहाँ आया और दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो किस तरह के चेंजेस ये चाहते थे, इनका विचारधारा क्या था, इनका आइडियोलॉजी क्या था, एक एक करके बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिबरल्स थे कौन। द लिबरल्स वेयर वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड चेंज सोसाइटी। एक क्या था? एक समूह था, लोगों का एक समूह था जिसको लिबरल्स कहा जाता था, और ये सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। तो किस तरह का चेंजेस चाहते थे? तो ये क्या चाहते थे? दे वांटेड अ सेकुलर नेशन। ये सेकुलर नेशन चाहते थे, विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। ये चाहते थे 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में यूरोपियन स्टेट जनरली रूप से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन फेवर ऑफ द वन रिलीजन को लेकर और अनदर को लेकर। क्या था भाई, किस तरह का? ये क्यों ये टॉलरेट चाहते थे, सेकुलर नेशन चाहते थे? सेकुलर नेशन का मतलब है कि ऑल, जितने सारे रिलीजन हैं उनको सबको मानने का अधिकार हो और सबका हक बराबर हो। लेकिन ऐसा यूरोप में नहीं था। 19th-20th सेंचुरी में जनरली रूप से यूरोपियन स्टेट में जनरली रूप से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इन फेवर ऑफ वन रिलीजन को लेकर। जैसे ऑस्ट्रिया और स्पेन जो कंट्री था, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन, ये कैथोलिक चर्च के फेवर में हुआ करते थे, जबकि ब्रिटेन फेवर किस चर्च को करता था? चर्च ऑफ इंग्लैंड को करता था। इसीलिए लिबरल्स चाहते थे कि यहाँ सेकुलर नेशन हो, यानी सबको अपना धर्म मानने का अधिकार हो, किसी पर कोई बाउंडेशन न हो, ये चाहते थे लिबरल्स। सेकेंड, दे अपोज द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल्स। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे, दे अपोज करते थे कि धर्म के नाम पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, उसको अपोज करते थे ये। उतना ही नहीं, ये डायनेमिक रूलर को अंडर में ये नहीं रहना चाहते थे, अनकंट्रोल होना चाहते थे। तीसरा चीज, दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। ये सबको अपना अधिकार चाहते थे कि सबके पास अपना अधिकार हो, अपना अधिकार हो। ठीक है, उसके बाद क्या चाहते थे? दे वांटेड रिप्रेजेंटेटिव। ये एक अपना प्रतिनिधित्व, अपना प्रतिनिधि चाहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे जिसको ये चुनकर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बना सके, उस तरह के ये रिप्रेजेंटेटिव चाहते थे। उतना ही नहीं, इनका एक और विचारधारा था कि दे वांटेड वेल ट्रेंड जुडिशियरी। एक ऐसा न्यायपालिका हो जो वेल ट्रेंड हो एंड दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स, और वो राजा से क्या हो, ऑफिसर से क्या हो, अलग हो, इंडिपेंडेंट हो, वो अपना न्याय पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कर सके। उस तरह का ये विचारधारा रखते थे। और क्या चाहते थे लिबरल्स? दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स। ये डेमोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन इस तरह की विचारधारा रखते थे। एंड डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसीलिए इनको डेमोक्रेट्स नहीं कहा गया। क्यों नहीं? ये डेमोक्रेट्स नहीं क्यों नहीं थे? क्योंकि दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है
कि ऑल पीपल हैव राइट टू वोट, दोज हु हैव द 18 ईयर्स एंड द एबव एंड दे कैन कास्ट द वोट, यानी जिसकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर हो गई है वो वोट दे सकता है, वो मेल हो या फीमेल हो, या गरीब हो अमीर हो। लेकिन इनका कहना था कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। दे वांटेड वोटिंग राइट्स, केवल ये बोलते थे कि उनको अधिकार है वोट देने का, केवल मेन को ये अधिकार कहते थे कि वोट देने का और सरकार बनाने का और रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है। तो ये डिसलाइक है, इनका एक डिमेरिट्स भी है कि दे वांटेड टू वोटिंग राइट्स टू गिवन ओनली टू मेन नॉट वीमेन, ये वीमेन को वोट देने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारा द सोशलिज्म इन यूरोप है, यूरोप में किस तरह से सोशलिज्म आया, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, यूरोप में ही रशिया है, वहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, वहाँ का जो राजा था, जार था, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने यही समझ मनाया कि जो हमारा यूरोप है, सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी रिसोर्स, कोई भी धन को बराबर बराबर भागों में, सोसाइटीज़ में बांट दिया जाता है। सोशलिज्म का यही आइडियोलॉजी है। तो क्या ऐसा यूरोप में नहीं था? इसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन ये हम लोग सोशलिज्म का डिफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, उससे एक आइडियोलॉजी से पता चला, आइडिया पता चला। और ये भी देखें कि जिस तरह से फ्रांस में अलग अलग सोसाइटीज़ था, उसी तरह से यूरोप में भी, रशिया में भी अलग अलग सोसाइटीज़ देखने को मिला, और इनकी विचारधारा भी अलग था जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला हम लोगों ने विचारधारा लिबरल्स के बारे में देखें, अगला वीडियो में हम रेडिकल्स के बारे में देखेंगे, कंजर्वेटिव्स के बारे में देखेंगे, और उसके बाद आगे चर्चा करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। आई होप दैट। थैंक you for watching me and listening me. I request to all, like and share with the other person and subscribe. Thank you. Bye bye.